नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस जोन एकेडमी में। मैं आपका दोस्त अमित तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक नागरिक और आदिवासी विद्रोह है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कुल लगभग 10 बड़े-बड़े आदिवासी विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे और उनके पहले पहले देखेंगे कि नागरिक और आदिवासियों का थोड़ा सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे कि आखिर हम आदिवासी कह किसको रहे हैं और आदिवासी शब्द का सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया, या कहे जनजाति शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया कि उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर ये जो विद्रोह हुए उनके पीछे क्या-क्या मेन कारण थे उसके बारे में देखेंगे। विद्रोह का स्वरूप कैसा था? क्या ये सभी विद्रोह हिंसात्मक थे या ये सभी विद्रोह अहिंसात्मक थे? इसके बारे में देखेंगे। कुछ प्रमुख विद्रोह के बारे में देखेंगे, जैसे संथाल हो गया, कोल हो गया, गटके विद्रोह हो गया। लगभग मोटे-मोटे 10 बड़े-बड़े विद्रोह के बारे में चर्चा की जाएगी। उसी के बाद देखेंगे कि इन विद्रोह का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आगे देखेंगे थोड़ा-सा इसका परिचय, फिर कारण, विद्रोह का स्वरूप, उसकी कुछ सीमाएँ, किन वजहों से ये विद्रोह असफल हुए और अंग्रेजों ने कितनी आसानी से इनको दबा दिया। फिर इसी के तहत प्रमुख जनजाति विद्रोह में देखेंगे संथाल विद्रोह, पहला, दूसरा मुंडा विद्रोह, तीसरा खोंड विद्रोह, चौथा खासी, फिर रंपा, फिर कोल, फिर गटकरी और फिर भील, लास्ट में पॉलीगर। इसके बाद हम कित्तूर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर आदिवासी विद्रोह के बाद कुछ नागरिक विद्रोह हुए, जैसे सन्यासी विद्रोह के बारे में देखेंगे हम। वेलुथम्पी का विद्रोह जो त्रावणकोर से संबंधित है, इसके बारे में देखेंगे। फिर अहोम राजवंश का विद्रोह जो असम में हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे। फिर कित्तूर विद्रोह के बारे में चर्चा की जाएगी और आखिरी में वहाबी आंदोलन, जिसके संस्थापककर्ता सैयद अहमद बरेलवी हैं। इसके बाद आखिरी का लास्ट कूका आंदोलन, जिसकी जो शुरुआत है पंजाब से हो रही है और अंग्रेजों के विरुद्ध ये किस प्रकार का विद्रोह हुआ। पहले ये धार्मिक आंदोलन था और कैसे कैसे पंजाब विलय के बाद ये राजनीतिक विद्रोह और नागरिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। तो क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। ये क्लास जिसमें आप प्रमुख विद्रोह के बारे में देखेंगे ना, तो उसमें आपको जो 10-12 विद्रोह दिखेंगे वो पूरी तरह से प्री ओरिएंटेड हैं और कारण और प्रभाव और इसकी सामान्य परिचय जो मेन से संबंधित होगा। तो ये पूरी क्लास होलिस्टिक व्यू को अप्रोच करेगी, जिसमें प्री भी होगा और मेंस भी होगा। तो प्लीज़ क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। धन्यवाद। देखो परिचय, यह प्रमुख रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने वाले विद्रोह थे, यानी जितने भी नागरिक विद्रोह हुए या आदिवासी विद्रोह हुए, इनके पीछे का जो होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। ब्रिटिशों ने जब वो भारत आए, कब आए? सितंबर 1599 में, और दिसंबर 1600 में भारत आ गए। 15 वर्षों के लिए उन्होंने क्या लिया था? लाइसेंस। और उद्देश्य क्या था उनका? व्यापार करना। जब उन्होंने व्यापार करके काफी प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद इनका उद्देश्य क्या हुआ? चेंज हो गया। अब ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए तो थे, लेकिन अंत में उनका उद्देश्य क्या हुआ? राजनीतिक में भाग लेना। और धीरे धीरे उन्होंने हर जगह अपने अंश छोड़ने शुरू कर दिए, चाहे वो भारतीय साम्राज्य को, भारतीय शासकों को अपने अधीन कर लेना, या आदिवासियों के खिलाफ कुछ ऐसे षड्यंत्र करना जिनकी वजह से विद्रोह हुआ, या कुछ जनजातियों के अधिकारों को छीन लेना। ये सब कौन कर रहा है? अंग्रेज। जब अंग्रेज किसी आदिवासी जनजाति के अधिकारों को छीनेंगे तो वो विद्रोह करेंगे। तो किसके खिलाफ विद्रोह? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। यानी प्रत्यक्ष रूप से ये विद्रोह किसके खिलाफ हो रहे हैं? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक। लेकिन ये बताओ, भारत में ब्रिटिशर्स है कितने? सिर्फ मुट्ठी भर। लगभग 1 लाख अगर होंगे ब्रिटिशर्स, यूके से आए थे ना, कम संख्या में आए होंगे, तो प्रत्यक्ष रूप से तो इनके खिलाफ। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन पर शासन किया किसने? ब्रिटिशर्स ने कराया ना। किससे करवाया होगा? भारतीयों से। अब ना अगर आदिवासी विद्रोह हो रहा है, कौन सा? कोई भी आदिवासी, अगर आदिवासी विद्रोह हो रहा है तो आदिवासी विद्रोह करेंगे क्यों? सोचो। या तो उनकी जमीन पे कब्जा किया गया होगा, या उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ की गई होगी, या उनके जंगलों को काटकर उनका मिसयूज किया होगा। कौन करेगा? अंग्रेज। करेंगे किससे? कराएंगे किससे? भारतीयों से। यानी भारतीय कौन?
चाहे वो महाजन हो, होंगे, चाहे सूदखोर हो, चाहे जमींदार हो। तो ब्रिटिश काल में जितने भी आदिवासी और नागरिक विद्रोह हुए वो प्रत्यक्ष रूप से किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसके खिलाफ? भारतीयों के खिलाफ। भारतीयों में कौन? महाजन, सूदखोर और। तो ये विद्रोह जितने भी हुए हैं आने वाले समय में जो पढ़ेंगे वो सब किसके खिलाफ हुए हैं? ब्रिटिशर्स और भारतीय, जो जिनमें से महाजन है, सूदखोर और जमींदार है। ठीक, देखो आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द। अच्छा, जनजाति शब्द का यूज सबसे पहले किया किसने? ठक्कर बापा। इंपॉर्टेंट है, जनजाति शब्द जो आज हम यूज करते हैं इसका पहली बार यूज किसने किया? ठक्कर बापा ने इस शब्द को संज्ञा दी और पहचान दी कि जनजाति मतलब आदिवासी। ये जनजाति शब्द का पहली बार यूज करने वाले कौन? ठक्कर बापा। ठीक, नेक्स्ट, जनजाति लोग कर्तन और दहन कृषि को संचालित करते थे। ये क्या होती है? कर्तन और दहन कृषि का मतलब, पहले ये घुमंतू हैं, ये बंजारे हैं, ये एक जगह रुक नहीं रहे हैं, अभी यहाँ हैं, कल कहीं और, परसों। तो जब यहाँ पर हैं तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे? मैदान साफ करेंगे, काटेंगे, फिर उसको जलाएंगे और फिर खेती करेंगे। खेती से पैदावार होगी, पैदावार यूज करेंगे, उसके बाद कहीं और चले जाएंगे, फिर वहां पे यही प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे यूज करेंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे? तो इसको क्या बोलते हैं? कर्तन और दहन कृषि को संचालित करते थे। ठीक है, अंग्रेजों को आदिवासी बाहरी मानते थे और बाहरी लोग को आदिवासी क्या कह रहे हैं? देखो, आदिवासियों का एक तुमने देखा होगा, आज भी इनकी एक अलग संस्कृति है। ये अपने ही समुदाय में खुश रहते हैं, ना इनको बाहर से मतलब है, ना ही बाहर वालों को अंदर आने अनुमति दे रहे हैं। लेकिन अंग्रेज कर क्या रहे हैं? प्रवेश करने का कोशिश कर रहे हैं ना। कहां पर? कहां पर? आदिवासियों के इलाके में। अब जब प्रवेश करेंगे तो पूजा तो करने आए नहीं है, क्या करेंगे? या तो ये जंगल काटेंगे या उनकी संस्कृतियों से खिलवाड़ करेंगे। तो जब उनकी संस्कृति से खिलवाड़ होगा तो क्या ये आदिवासी खुश होंगे कि गुस्सा होंगे? तो क्या मान रहे हैं ये? बाहरी। और बाहरी लोगों को क्या कह रहे हैं? देख, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिक कौन थे? दिक कौन थे? बाहरी लोग। बाहरी लोग मतलब चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे भारतीय हो, क्योंकि ये किसके थ्रू काम कर रहे हैं? जमींदार, महाजन और जो भी इनकी संस्कृति को दिक्कत देगा उसके लिए, आदिवासियों के लिए वो क्या कहलाएंगे? चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो भारतीय हो। ये याद रखना। ठीक, ये सभी विद्रोह दिकों के खिलाफ थे, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे सूदखोर हो, चाहे जमींदार हो। तो अगर पूछा जाए आदिवासी विद्रोह मूलतः किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसके खिलाफ? ठीक, चलो अब कारण, ऐसी क्या क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से आदिवासी और नागरिक विद्रोह हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ ये सब इकट्ठा हो गया। ठीक, देखो, पहला, अंग्रेजों ने क्या किया? शोषण। हर स्तर पर क्या किया गया? शोषण। चाहे वो भारतीय शासकों के साथ किया गया शोषण हो, चाहे जमींदारों के साथ, चाहे महाजनों से के साथ, चाहे किसानों के साथ, चाहे आदिवासियों के साथ। तो जब शोषण होगा तो यानी इनकी नीतियां कैसी हैं? शोषण परक। अब इस शोषण परक नीतियों के खिलाफ आदिवासी क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। पहला कारण। ठीक, दूसरा देखो, व्यापारियों, महाजनों और सूदखोरों, जमींदारों द्वारा किया गया। इन्होंने कैसे शोषण किया होगा? देखो, समझो मेरी बात। मान लो ये कोई आदिवासी का क्षेत्र है, ठीक, यहां के जंगल के काट लिया किसने? अंग्रेजों ने। कुछ खेत है, इस खेत पर अधिकार किसका? जमींदारों ने कर लिया। ठीक, जमींदारों ने खेती के लिए इसको क्या दिए? पैसे दिए। पैसे वो चुका नहीं पाया, क्या हो गया इसका? शोषण। और किस चक्र में फंस गया ये? कर्ज के दुष्चक्र में फंस गया। तो यानी एक कर्जा निकालने के चक्कर में उसको दूसरा कर्जा लेना पड़ा, दूसरा कर्जा चुकाने के चक्कर में उसको, और धीरे धीरे क्या बन गया? कर्ज का चक्र बन गया। उस चक्र में कौन फंस के रह गए? चाहे आदिवासी हो, चाहे नागरिक हो, वो सब फंसेंगे। किसके खिलाफ ये विद्रोह करेंगे?
यानी अंततः शोषण कर कौन रहा है? प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज और अप्रत्यक्ष रूप से महाजन, सूदखोर, जमींदार और अन्य। ठीक। ईसाई मिशनरियों को द्वारा द्वारा कराया गया धर्मांतरण, यह भी एक कारण है। देखो, भारत में ईसाई कब आए? आ तो गए 1600 में, लेकिन ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ भारत में? 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई कहां आने के लिए? अब भारत आएंगे ईसाई मिशनरी तो क्या करेंगे? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। धर्म का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में क्या करेंगे? ये गरीब और निम्न लोगों को क्या करेंगे? अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो लालच दे, चाहे वो बलपूर्वक करवाए। तो बेचारे कमजोर कौन है? आदिवासी और नागरिक, जनजातीय लोग कमजोर है ना, ये इनके बहकावे में आएंगे और क्या हो जाएगा? इनका धर्म परिवर्तन। कुछ जानकारी लोग, जो कुछ विद्वान है कहां पर? इनके समुदाय में, उनको यह महसूस होगा कि अंग्रेज और जमींदारों ने इनका आर्थिक शोषण तो किया, लेकिन ईसाई मिशनरियों द्वारा इनका धार्मिक शोषण भी हो रहा है। इनके धर्म और संस्कृति को क्या किया जा रहा है? धूमिल किया जा रहा है। कारण बनते दिख रहे हैं। पहला आर्थिक शोषण, दूसरा धार्मिक शोषण, तीसरा ब्रिटिश सरकार के शोषण परक कानून। कानून भी ऐसे थे जैसे, आप जैसे एक कोई आदिवासी समुदाय है, वो किसी जंगल में रह रहा है, तो जंगल में रहने के बाद वो पेड़ पौधों का यूज करेगा, उससे जड़ी बूटियां निकालेगा, जड़ी बूटियां मार्केट में बेचेगा, उससे क्या होगा? प्रॉफिट। अंग्रेजों ने एक जंगल कानून पारित कर दिया और क्या कहा कि वन के उत्पादों पर, जो पेड़ों से कुछ भी उत्पाद निकल रहा, इस पर किसका अधिकार? अब अंग्रेजों का। यानी चारों तरफ से जमींदारों, अंग्रेजों, महाजनों द्वारा किसका शोषण किया जा रहा है? दिक्कत होगी ना? हो गई। झूम खेती को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। झूम खेती मतलब वही कर्तन और दहन खेती। झूम खेती मतलब आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते खेती कर रहे हैं, खेती की पैदावार ले रहे हैं और फिर आगे चले जा रहे हैं। इसको भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब बेचारे करेंगे क्या ये लोग? चारों तरफ घिर नहीं जाएंगे? इनके पास क्या बचेगा? सिर्फ विद्रोह करने के अलावा कोई और चीजें बचेंगी नहीं। उसके बाद क्या किया? जंगल कानून के माध्यम से वन उत्पादों पर भी रोक लगा दिया। मतलब जो जड़ी बूटी बेचकर मार्केट में वो पैसा ले पा रहे थे, अब उस पर भी किसका अधिकार हो गया? अब कौन क्या करेंगे बेचारे ये? अब ये पेट पालने के लिए कुछ करेंगे? कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो जब आदमी खाली पेट क्या करेगा? विद्रोह करेगा। तो करेंगे विद्रोह। देखो, कारण समझ में आ गए? कितने कारण? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 कारण। ठीक। वो कोई भी विद्रोह हुआ हो, अभी जब पढ़ोगे प्रमुख विद्रोह में तो संथाल पढ़ोगे, ठीक है, कोल पढ़ोगे, और कौन से पढ़ोगे? गडकरी विद्रोह पढ़ोगे और कई सारे विद्रोह पढ़ोगे। विद्रोह की बात करें तो कारण का सिर्फ एक ही, यही पूरा जो फॉर्मेट है, ये सारे विद्रोह में काम कर जाएगा। चाहे वो संथाल विद्रोह की बात करें, चाहे कोल की करे, चाहे किसी विद्रोह की बात करें। लेकिन अगर आदिवासी विद्रोह है तो इनके कारण क्या होंगे? यही गिने चुने 4, 5, 6। ठीक है, चलो। विद्रोह का स्वरूप देखो क्या है। आदिवासी विद्रोह स्थानीय एवं अलग अलग प्रकार के विद्रोह थे। देखो विद्रोह कैसे हो रहा है? आदिवासी विद्रोह कैसे? क्या यह पूरे भारत के स्तर पे हो रहे हैं? छोटे छोटे स्तर पे हो रहे हैं ना। छोटे छोटे स्तर का मतलब यानी एक स्थानीय चीजों को सेंट्रलाइज करके उनकी कमियों को देखकर किए जाने वाले विद्रोह हैं। ये मतलब व्यापक स्तर पर विद्रोह नहीं है, ये छोटे छोटे स्तर पर विद्रोह। ठीक। और इनकी जो स्वरूप है कैसा है? कोई वन जंगल कानून के विरोध में विद्रोह कर रहा है, कोई झूम खेती के प्रतिबंध लगाने पर विद्रोह कर रहा है, कोई आर्थिक शोषण के कारण विद्रोह कर रहा है। यानी अलग अलग विद्रोह हैं और स्थानीय है। क्या इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है? ये सिर्फ छोटे छोटे क्षेत्र के लिए हो रहा है विद्रोह। ठीक। विद्रोह सामान्यतः हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले थे। जितने भी नागरिक आदिवासी जनजाति विद्रोह हुए हैं वो कैसे हैं? ये गांधी के अहिंसात्मक उस पर काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ तीर कमान उठाएंगे। ठीक। अहिंसात्मक विद्रोह को दबाना आसान है, अहिंसात्मक विद्रोह को दबाना कठिन है। ठीक है, अब ये दब जाएगा, छोटे छोटे विद्रोह होंगे और अंग्रेज जीत जाएंगे। ठीक।
देखो इसमें क्या था, राष्ट्रीय चेतना का भाव, यानी भारत के स्तर पर विद्रोह नहीं हो रहे हैं, कैसे स्तर पर हो रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर। ठीक, इन्होंने अपने विद्रोहियों के खिलाफ सीधे हिंसक साधनों का प्रयोग किया, ना बात की, ना कम्युनिकेशन किया, बल्कि क्या कर दिया, डायरेक्ट तीर कमान उठा लिए। जनजाति विद्रोह में चमत्कारिता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बिरसा मुंडा जैसे कई नेताओं ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित करके लोगों को एकत्रित करने का काम किया। देखो कोई, जैसे चलो मुंडई विद्रोह की बात करते हैं, मुंडा विद्रोह, ठीक, इनके एक नेता हुए जिनका नाम क्या है, बिरसा मुंडा। अब इन्हें क्या करना था, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे समुदाय को इकट्ठा करना था। तो क्या ऐसे हो जाओगे? अब इन्होंने क्या कहा, देखो मैं भगवान का रूप हूं, मेरे साथ चलो, तीर कमान उठाओ और अंग्रेजों के खिलाफ चलो लड़ाई करें। ये तीर कमान तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बंदूकों में परिवर्तित हो जाएंगे। समझ रहे हो, ये बिरसा मुंडा ने कहा है। कब कहा? इसी विद्रोह में। अब सोचो अगर ये भगवान के रूप होते तो क्या अंग्रेजों से हार जाते? नहीं ना। इन्होंने बस एक क्या की, गैदरिंग करने के लिए कोशिश की और स्वयं को क्या घोषित कर दिया, भगवान। तो पूछा गया बिरसा मुंडा भगवान के रूप किस विद्रोह संबंधित है, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, ठीक। इनके बारे में किताब है, सुमित सरकार की किताब है, उसमें लिखा है सही से। स्पेक्ट्रम की किताब में बिरसा मुंडा के बारे में लिखा नहीं है। इसमें एक किताब में इसमें लिखा है इन्होंने दो लाइन कि कटोंग बाबा कटोंग, रारी कटोंग कटोंग, कटोंग कटोंग कटोंग। इसका मतलब ये लिखा, सच बता रहे हैं, जाके देखना। देखो सुमित सरकार की किताब कहीं मिले तो उसमें देखना, कटोंग बाबा कटोंग, रारी कटोंग कटोंग, मतलब कटोंग मतलब काटो, किसको काटो बाबा काटो, किसको काटो, अंग्रेजों को। रारी कटोंग कटोंग, टुकड़े टुकड़ों में काटो। अब ये भाषा है, समझ लो किसकी, किसकी भाषा है ये, बिरसा मुंडा की भाषा। सोचो आदिवासी क्या अंग्रेजों को हरा पाएंगे? खासकर ये कह के कि भगवान का रूप है और तुम्हारे सारे तीर कमान किस में चेंज हो जाएंगे, बंदूकों में। हार जाएंगे बेचारे। लेकिन फिर भी एक कोशिश थी, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। चलो नेक्स्ट देखो, ये विद्रोह क्षेत्रीयता पर आधारित थे, इसमें बाहरी लोगों को शामिल नहीं किया गया। मेरा विद्रोह, हम ही नेता, बाहर से कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जब कोई बाहर से इंटरफेयर नहीं होगा तो क्या विद्रोह व्यापक हुआ? विद्रोह कैसा रहा, छोटा रहा, स्थानीय रहा, इसको दबाना अंग्रेजों के आसान हो गया। इन आंदोलनों में अपनी पहचान व अस्मिता का भाव दिखाई पड़ता। आदिवासी विद्रोह है तो आदिवासियों की सबसे बड़ी पहचान क्या है, उनकी संस्कृति। उनकी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए क्या किए, वो लड़ाई की है, किससे, अंग्रेजों के। तो क्या दिखाई दे रहा है, अस्मिता का भाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी कुछ सीमाएं देखो क्या है, कमियां, जैसे ये कैसे विद्रोह हैं, स्थानीय प्रकृति के विद्रोह हैं, सबको पता है। विद्रोह के कारण अलग अलग हैं, तो क्या लोग एकजुट हो पाएंगे, मतलब ये बिखराव रहेगा। फिर परंपरागत प्रकार के विद्रोह थे, मतलब एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ आदिवासी। ये कैसे विद्रोह हैं, परंपरागत। इनके पास क्या चल रहा है, तीर कमान और, क्या तीर कमान और डंडे से ऐसी सेना को मुकाबला किया जा सकता था? नहीं किया जा सकता था, परंपरागत, ठीक ठीक है। बंदूक बंदूक नहीं थी इनके पास। फिर राष्ट्रीय भावना से, इस समय राष्ट्रीय भावना जागृत हुई नहीं थी भारत में, तो राष्ट्रीय भावना है नहीं तो दूर तो होंगे ही। नेक्स्ट, बिना किसी विचारधारा के संचालित। और विद्रोह का मतलब ही क्या है, यही अंतर क्या है विद्रोह और, इसीलिए इन्हीं सब लड़ाइयों का क्या कहा गया, विद्रोह। विद्रोह का मतलब बिना किसी विचारधारा के। क्रांति, क्रांति हमेशा विचारधारा से प्रेरित होगी। चलो फिर अब यहां शुरू करो, प्रमुख जनजाति विद्रोह। पहला देखो कौन सा है, संथाल विद्रोह, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1855 से 56। 1857 के विद्रोह से पहला का सबसे पहला विद्रोह कौन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के
पहले पूर्वगामी विद्रोह कौन सा है? यानी संथाल के जस्ट एक साल बाद क्या हो जाएगा? तो 1857 की क्रांति से पहले होने वाला कौन सा विद्रोह है? संथाल। इसके नेता सिद्धू और कानू। स्थान संथाल परगना। कहां पर है ये? झारखंड। इसे दामानेको के नाम से भी, यानी संथाल परगने को किस नाम से जाना जाता है? दामानेको। ठीक। इस विद्रोह का उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था। इसमें क्या याद रखोगे? पहला 55-56, दूसरा प्रमुख नेता, और तीसरा, ठीक, ये विद्रोह किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ ये मैच कराएगा, एक तरफ ईयर देगा और दूसरी तरफ विद्रोह देगा। चार चार साल 1855, 1899, 1921 और एक देगा 1772, और इस सब लिखेगा विद्रोह। मैच करो। तो जब मैच तभी कर पाओगे जब तुम्हें क्या पता होगा। ठीक। तो पहला विद्रोह कौन सा? संथाल, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1855 और 56। इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कानू, और स्थान, ठीक। चलो दूसरा देखो, मुंडा विद्रोह। इसका टाइम पीरियड, मुंडा विद्रोह 1895 से 18वीं शताब्दी के अंत में होने वाले विद्रोह का नाम। समझ में आई बात? क्वेश्चन चाहे कैसे ही पूछे, लेकिन तुम्हें याद क्या होगा? अगर ये याद है तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्षेत्र कहाँ है इसका? छोटा नागपुर पठार। कहां पर है? झारखंड। नेता बिरसा मुंडा। ये वही है कटोंग बाबा, कटोंग वाले। इस विद्रोह को उलुक खानी या महाविद्रोह कहा जाता है। उलुक खानी शब्द किस विद्रोह से संबंध है? उलुक खानी। उलुक खानी का आदिवासी शब्द मतलब होता है कि महाविद्रोह। तो किस विद्रोह को उलुक खानी विद्रोह कहा गया? बिरसा मुंडा के विद्रोह को। ठीक। इन्हीं मुंडों ने एक विशेष प्रकार की सामूहिक खेती का प्रचलन किया था, जिसे खूट कट्टी कहते हैं। खूट, यूपीएससी पूछेगा खूट कट्टी क्या है? एक प्रकार का कर, सिंचाई की व्यवस्था, सामूहिक खेती का एक प्रकार, और चौथा कुछ भी। तो खूट कट्टी क्या है? एक सामूहिक खेती का प्रकार। किसने शुरू किया? बिरसा मुंडा ने। बिरसा ने स्वयं को भगवान का, किस विद्रोही ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया? ये सब क्वेश्चन प्री वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, खोंड विद्रोह। इसका टाइम पीरियड 1846 से 57। कितने साल? ठीक है। स्थान क्या है? उड़ीसा। ये कहां पे हुआ खोंड विद्रोह? इसके नेता चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंडसेन। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा। इसमें नरबली प्रथा प्रचलित थी, जिसे मोरिया कहा जाता है। यानी खोंड जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है? नरबली। नरबली क्यों करते हैं ये? भगवान को खुश करने के लिए या अपनी पैदावार को अच्छा करने के लिए। ये आदमी को काट के मार के फेंक देते थे। ठीक है। कौन सी प्रथा? नरबली प्रथा। चलो नेक्स्ट देखो, क्या याद करना है? खोंड विद्रोह, क्षेत्र, चक्र बिसोई और राधा कृष्ण दंडसेन। ठीक। फिर नेक्स्ट खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1828 से 1833। क्षेत्र, ये याद रखोगे, खासी कहां पर है? गारो खासी जनतिक पहाड़ियां हैं। कहां पर है? मेघालय। नेता का नाम तीरथ सिंह और वारमानिक। ये नाम याद रखना। ठीक है। तीरथ सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? खासी। ठीक। इससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखो, रंपा विद्रोह, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1879। स्थान आंध्र प्रदेश। नेता का नाम अल्लारू सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू। यह विद्रोह जंगल कानून तथा जमींदारों के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? याद क्या करना है? रामपा विद्रोह, टाइम, स्थान और नेता। अल्लारू सीताराम राजू का संबंध किस विद्रोह से है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ये मैच कराएगा या
ये स्टेटमेंट पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट, कोल विद्रोह 1829 से 1800, क्षेत्र मतलब झारखंड, वर्तमान का झारखंड और उस समय का बिहार। नेता बुद्धो भगत, बुद्धो भगत, ताना भगत और गंगा नारायण। ये जरूर याद रखना। दो कौन कौन से, इनको चावल भूल जाना। ठीक है, ये दो नाम याद रखना, बुद्धो भगत और दोनों भाई थे। ठीक है, कौन से विद्रोह से संबंधित है, कहां पर हुआ, छोटा नागपुर। ईयर भूल जाना वो भी, इतना नहीं पूछेगा वो। फिर गडकरी, गडकरी क्या है, नितिन गडकरी से नाम याद रखना। कहाँ है गडकरी जी, नितिन गडकरी कहाँ के हैं, अरे यार महाराष्ट्र। तो कोल्हापुर कहाँ है, 1800। नेता का नाम कृष्णजी पंडित। गडकरी को नितिन गडकरी से नाम याद रखना। कहाँ के हैं वो, कब हुआ, क्षेत्र कोल्हापुर, नेता कृष्णजी पंडित। पीडीएफ इसको रट लेना, ये क्वेश्चन तुम्हें एक जरूर मिल जाएगा 100%। किससे, प्रमुख विद्रोह से। नेक्स्ट, भील। देखो भील विद्रोह दो जगह हुए। भील दो जगह रहते हैं, एक सॉरी एक है महाराष्ट्र और दूसरी भील है राजस्थान के। ठीक है, यानी भील आंदोलन कितनी बार हुआ, दो जगह हुआ। एक कब हुआ, 1819 से 1800, कहां पर हुआ, महाराष्ट्र, जिसके नेता दशरथ और सेवरम। दूसरा राजस्थान, कब हुआ, 1821, नेता दौलत सिंह और मोतीलाल तेजावत। एक नोट है, राजस्थान के भीलों में डाकन प्रथा विद्यमान थी। डाकन प्रथा क्या होती, डाकन प्रथा, डायन प्रथा सुना है, मतलब ऐसा कहा जाता था कुछ पुरुष मिलकर किसी महिला को क्या घोषित कर देते थे, नहीं नहीं जादूगर नहीं, ये क्या करती है, मंत्र फूकती है, तांत्रिक टाइप है। तो क्या करते थे, इसको घेर के लोग मार देते थे। हाँ, इस लेडी को, जिसके ऊपर ये मतलब आशंका जताई जाती थी कि उसके ऊपर क्या है, डाकन प्रथा बोलते हैं, डायन है इसके अंदर या जादूगरनी है, जो भी है इसके अंदर क्या है, ओझा वाले गुण हैं। तो क्या करते थे, लोग घेरते थे और मार देते थे। तो डाकन प्रथा पूछी गई कहां पर प्रचलित है, डाकन प्रथा किस समुदाय से संबंधित है, भील, भील, भील। ठीक है, भील कितनी बार हुआ, दो बार। एक कहां पर, महाराष्ट्र खानदेश, दूसरा 1819 से 1857, कहां पर, नाम, नेता के नाम दशरथ और सेवरम। दूसरा, ये राजस्थान के भील ने किया, दौलत सिंह और मोतीलाल तेजावत। राजस्थान की भील में ही एक कौन सी प्रथा प्रचलित है, डाकन प्रथा। समझ में आई। नेक्स्ट आओ, पोलीगार्स का विद्रोह। पोलीगार क्या है, जिनका टाइम पीरियड 1799 से, अब बताओ क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये, 17वीं शताब्दी के अंत में होने वाला विद्रोह। 17वीं शताब्दी का अंत है ना ये, कौन सा विद्रोह है, पोलीगार। पोलीगार कहाँ के, तमिलनाडु के, नेता वीर कट्टवामन। क्या नाम है, ये टाइम किसका है, वही ना, वेलजली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो ये पूछेगा टीपू सुल्तान के समय कौन सा युद्ध, कौन सा विद्रोह हुआ। तो कौन सा युद्ध विद्रोह हुआ, कहां से संबंधित है, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, कित्तूर विद्रोह 1824 से 1829, क्या याद रखना है, बस कित्तूर, के फॉर कित्तूर, के फॉर नेता चिनप्पा, चिन्नापा चिनप्पा जो भी बोलो। ठीक है, फिर अब यहां से कितने हो गए, कितने, एक सेकंड फिर से देखो। अब ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हम क्या करें, हैं क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं पूछे, उसमें नहीं पूछे जाते, डर गए। देखो कितने विद्रोह पढ़े हमने, पहला
संथाल, पहला संथाल, दूसरा मुंडा, तीसरा खोंड, चौथा खासी, पांचवा रंपा, छठा कोल, सातवां गटकरी, आठवां भील, नवा पॉलीगर, 10वां कित्तूर। 10 कौन से हैं? ये आदिवासी विद्रोह हैं जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि हैं इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन हमने कौन से रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर 10 याद होंगे तो पक्की बात है तुम्हारा एक क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ प्रमुख नागरिक विद्रोह देखो। अब कौन से विद्रोह की बात कर रहे हैं? नागरिक। नागरिक में पहला विद्रोह कौन सा है? सन्यासी विद्रोह, जिसका टाइम पीरियड 1770 से ये कितने साल चला? लगभग 50 साल। रुक रुक के चला, ठीक है, अभी हो गया फिर रुक गया, फिर हो गया फिर रुक गया। सबसे बड़ा उद्देश्य सन्यासी का, जो नागा साधु थे उनकी यात्रा पर अचानक से अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? कर लगा दिया और तीर्थ यात्रा को रोक दिया। इससे नागा साधु क्या हो गए? गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर जाने से रोकना तथा कर लगाना। इस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। किस विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है? सन्यासी विद्रोह, जिसका टाइम पीरियड क्या है? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य कृतियां कौन सी हैं? एक तो वंदे मातरम है, दूसरी देवी चौधरानी। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी कितने उपन्यासों में याद हो गए? 3। पहला, दूसरा और तीसरा देवी चौधरानी। ठीक है, ये देवी चौधरानी इसी अभी सन्यासी विद्रोह की नेता भी हैं, अभी आएंगी आगे। नेक्स्ट देखो, यह आंदोलन हिंदू और मुस्लिमों के समान योगदान से प्रेरित था। मतलब इस आंदोलन में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों क्या लिए? दोनों भाग लिए। इस जिस वजह से उसको क्या कहा गया? सन्यासी विद्रोह को फकीर आंदोलन कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने समान रूप से अपनी भूमिका निभाई। ठीक, इसके कुछ नेता मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक तथा, तो देखो ये मुस्लिम, ये मुस्लिम और ये मुस्लिम, ये हिंदू और ये, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहभागिता दिख रही कि नहीं दिख रही? कौन सा आंदोलन है वो? संन्यास। देवी चौधरानी का संबंध किस विद्रोह से है? यही, ये नाम क्या लिखा, याद आया? बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब का नाम भी यही ना, इसी के ऊपर लिखा गया है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो जीवनी लिखी है देवी चौधरानी की, वो देवी चौधरानी किस विद्रोह से संबंधित है? सन्यासी। ठीक, सन्यासी। फिर वेलुथम्पी का विद्रोह, ये दीवान है अंग्रेजी सेना में, ठीक है, और अंग्रेजी सेना से इन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी और क्या हुआ? त्रावणकोर में रहने लगे। कहां पर? त्रावणकोर, केरल। ठीक, अचानक से यहां पर देखो, ये समय है किसका? ये समय किसका, अच्छा बताओ। हाँ, 1805 वेल्जली है ना, 1798 में वेल्जली आया भारत। कब तक रहा? 1805 में। 1805 में इसने त्रावणकोर के शासक से कौन सी संधि कर ली? सहायक संधि कर ली, और त्रावणकोर को क्या कर लिया? अंग्रेजों के अधीन कर लिया। इस वजह से त्रावणकोर की जनता क्या हो गई? इससे दुखी हो गई, गुस्सा हो गई, और गुस्से के चक्कर में इनके शासक में यानी इनके नेतृत्व में पूरी जनता क्या हो गई? इकट्ठा हो गई और कौन सा विद्रोह कर दिया? वेलुथम्पिक विद्रोह। इसने फ्रांस व अमेरिका से भी सहायता मांगी। पढ़ा लिखा आदमी था, कौन था? दीवान था, अंग्रेजी सेना में था, तो सहायता मांगी इसने, लेकिन सहायता मिली नहीं। इसने भारतीय शासकों भी सहायता मांगी, लेकिन असफल है। अंत में 1809 में जब अंग्रेजी सेना विद्रोहियों को घेर लिए, तब वेलुथम्पी ने आत्मसमर्पण के स्थान पर क्या कर ली? आत्महत्या। कितने साल चला? 1 साल। किसने किया? कहाँ है ये स्थान? कहाँ है? त्रावणकोर। ये किस सेना में थे? अंग्रेजी सेना में दीवान के पद पर कार्यरत थे। जब नौकरी छोड़ी, वेल्जली ने सहायक संधि से त्रावणकोर को अपने अधीन कर लिया। इससे जनता रुष्ट हो गई और पूरी जनता इकट्ठा हो गई किसके नेतृत्व में? वेलुथम्पी के, और विद्रोह हो गया जिसका नाम क्या है? वेलुथम्पी का विद्रोह। ठीक,
1809 में विद्रोह को दबा दिया गया और वेलुथम्पी ने क्या कर ली? आत्महत्या। फिर अहोम विद्रोह। अहोम का संबंध, अहोम मतलब असम का राजवंश। अहोम असम कहां से संबंधित है? असम का। टाइम पीरियड 1828। यह असम में स्थापित एक राजवंश था। आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26 के बाद अंग्रेजों ने असम पर भी अधिकार कर लिया। एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ? उसके बाद बर्मा को जीतने के बाद इन्होंने, अंग्रेजों ने किसको जीत लिया? असम पर भी अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ? अहोम राजवंश के उत्तराधिकारियों को यह नागवार गुजरा। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को असम छोड़कर जाने को, जब नहीं जाएंगे तब क्या होगा? कंपनी ने इसको नहीं माना और गोमधर कुंवर, धनंजय बोगोहन तथा खरहरिया फूकन के नेतृत्व में अहोम राजवंश ने विद्रोह कर दिया। इंपॉर्टेंट नेता कौन से हैं इसमें? कौन से? अहोम राजवंश संबंधित कौन सा नेता? बस इतना ही याद रखना, तब भी हो जाएगा। किसका संबंध है? गोमधर कुंवर। किससे? अहोम राजवंश। ठीक। क्या किया? आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इस युद्ध में बर्मा को अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया और अंग्रेजों ने असम को भी अपने अधीन कर लिया। इससे क्या हुआ? अहोम राजवंश के उत्तराधिकारियों में दिक्कत हुई कि भैया राजवंश मेरा है, तुम कैसे अधिकार कर रहे हो? जब अधिकार हुआ तब इन्होंने क्या आदेश जारी किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब असम छोड़कर चली जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी मान जाएगी क्या? नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तो इनके नेतृत्व में क्या हो गया? अहोम राजवंश की, सॉरी, अहोम विद्रोह स्टार्ट हो गया। फिर कित्तूर विद्रोह कब? 1824 से 1829। 1824 में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर कित्तूर के शासक शिवलिंग रुद्र को शासन के अवैध घोषित कर दिया। क्या किया? यह समय किसका है? बताओ। नहीं, फर्रुख सिंह नहीं। अरे भाई साहब, अंग्रेज बताओ, अंग्रेज कौन होगा इस समय? अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है ना गवर्नर जनरल। चलो, उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर क्या हुआ? इसमें विद्रोह हो गया। क्या? कि शिवलिंग रुद्र को अंग्रेजों ने अवैध उत्तराधिकारी नहीं माना। किसको नहीं माना? शिवलिंग रुद्र को। तुम्हें यह याद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ये याद है? क्या है ये? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने शुरू किया। क्या था? कि अगर किसी का वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उस वैध उत्तराधिकारी के स्थान पर उस राज्य पर किसका शासन हो जाएगा? इसी उत्तराधिकार को लेकर कहां पे दिक्कत हुई? कित्तूर में। और शिवलिंग रुद्र को वैध उत्तराधिकार नहीं माना और क्या किया गया? कित्तूर को अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया। इससे कौन दिक्कत में आएगा? नेता। कौन? इस कारण रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में यह विद्रोह शुरू हुआ। रानी चेन्नम्मा याद रखना। ठीक। किससे संबंधित है? रानी चेन्नम्मा का संबंध किस विद्रोह से है? कित्तूर। इस विद्रोह के अन्य नेता रामप्पा थे। 1829 में अंग्रेजों द्वारा यह विद्रोह कुचल दिया गया। ठीक। किसका? कित्तूर का संबंध किससे? बस ये याद रखना। कौन है? रानी चेन्नम्मा। वहाबी लास्ट है। ठीक है, वहाबी आंदोलन। देखो इसकी शुरुआत क्या हुई? इस आंदोलन की शुरुआत बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने की। ठीक। सैयद अहमद बरेलवी कहाँ के? बरेली के। वैसे तो इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था। इसके आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? इस्लाम में कुरीतियां फैल गई थी। ठीक। उस कुरीतियों को दूर करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन कालांतर में यह अंग्रेजों और अन्य शोषक वर्गों के शुरुआत, उद्देश्य क्या था इसका? कि इस्लाम में सुधार करेगा, लेकिन अंग्रेजों की सोशल परक नीति और शोषक वर्गों के खिलाफ यह बाद में युद्ध शुरू हो गया, आंदोलन। ठीक। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या है? देखो है कहाँ के? कंफ्यूजन होगा ना। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? पटना। लेकिन सैयद अहमद बरेली है कहाँ के? बरेली के। ठीक।
1831 में सैयद अहमद बरेली की मृत्यु के कारण यह आंदोलन दो शाखाओं में बंट गया। कब? किसकी मृत्यु के बाद? देखो कैसे बटा। एक कहां चला गया? जो पटना शुरुआत थी। और दूसरा कहां चला गया? बिहार में दो नेता, एक इनायत अली और दूसरे विलायत अली, और बंगाल के दो नेता टीटू मीर और दादू मियां। ये सब रट लेना, दो चार क्वेश्चन आएंगे, नहीं अगर रटोगे तो। और ये पूरी तरह से कैसा है? क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट था? कैसा है? और रटना पड़ेगा, हाँ। कुछ चीजें हैं जो रटनी पड़ेंगी आप लोग को। इसमें कुछ भी तुम दिमाग नहीं लगा सकते, कोई ट्रिक नहीं लगा पाओगे। तुम्हें 10-12 आंदोलन विद्रोह पढ़ने पड़ेंगे, नेता के नाम रटने पड़ेंगे, और कहाँ हुआ ये रटना पड़ेगा। तो कोशिश करना 3 चापा पढ़ोगे तो रट लोगे। कोका आंदोलन, इसकी शुरुआत कहाँ है? कोका आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल तथा इसके शिष्य बालक सिंह ने की। आंदोलन का क्षेत्र, यही पूछा जाता है बस। कोका आंदोलन का क्षेत्र कहाँ? यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर है ये? पंजाब। प्रारंभ में यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, तो जिसका उद्देश्य सिख धर्म में बढ़ते भ्रष्टाचार को, लेकिन बाद में जब पंजाब विलय कर लिया गया है किसके द्वारा, तो ये आंदोलन किसके खिलाफ हो गया? बस दैट्स इट। हाँ हाँ, बस इतने ही थे।